दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हम अब आगे बात करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता जो है वो अपन ने समझ लिए थे कि क्यों लाया गया है, उसके ब्रीफ हिस्ट्री को हमने जान लिए थे और लॉ क्या होता है उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर लिए थे। अब हम आगे बात करेंगे और आगे जो इनकी परिभाषाएं दी हुई है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात तो इसके अंतर्गत टोटल कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं आपने वो जान लिया है। उसके बाद टोटल धाराएं जो दी हुई है 158 उसके विषय में भी आपने जान लिया है। बट अब हम सीक्वेंस में वन बाय वन इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अध्याय 1 के अंतर्गत जो पहला पार्ट जो दिया हुआ है उसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, धारा कितनी दी हुई है उसमें आप पहली बात तो इसको याद रखिए। तो धारा 1 से लेके 8 तक दी हुई है, जिसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, धारा 1 से लेके 8 तक में क्या बताया गया, प्रारंभिक के बारे में बताया गया है। जिसके अंतर्गत धारा 1 में क्या बोला गया है, संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। हमने देख ही लिया था यह विधि कब प्रवृत्त हुई, तो आपको बिल्कुल पता है 1 जनवरी 1909 को यह प्रवृत्त या लागू हुई थी। ठीक है, अब इसका विस्तार अब मान के चलिए, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये यहाँ पर अब मैं क्या बोलूंगा, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य था तो इसलिए यह हट गया, बट नागालैंड राज्य की और जनजातीय क्षेत्र के सिवाय जो लिखा हुआ है ये जरूर आएगा। तो नागालैंड राज्य और जनजातीय जो क्षेत्र है उसको छोड़कर यह संपूर्ण भारत पर लागू है, इसको आप याद रखिए। फिर उसके बाद संपूर्ण भारत पर तो ये लागू हो गई, किसको छोड़कर, नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र को। परंतु अब अगर जो राज्य सरकार है राजपत्र में अधिसूचना देकर अगर वो संशोधन करके अगर ये बोलना चाहे कि इसका विस्तार इस क्षेत्र में भी हो जाए तो वो ऐसा कर सकती है, और किसी अन्य क्षेत्र में ना हो वैसा भी वो कर सकती है। ठीक है, तो संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आगे के पार्ट। तो हम इसमें बहुत ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम हमारे मुख्य पार्ट परिभाषाओं की ओर आएंगे। और एक चीज और बता दें आपको कि ऊपर जो परिभाषा खंड था वो जो पहला धारा 1 थी उसके अंतर्गत जो जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया था, वहां पर जो जनजातीय क्षेत्र से अभिप्रेत थे वो असम के जनजातीय क्षेत्र में सम्मिलित थे। ऐसा किस पे बताया गया, संविधान की 6ठी अनुसूची के 20 पैरा नंबर 20 पे। ठीक है, अब इसके बाद अमीनी द्वीप समूह आंध्र प्रदेश राज्य, पूर्वी गोदावरी और ये विशाखापट्टनम, ये राज्य क्षेत्र के संबंध में लागू होने के कोई प्रतिकूल प्रभाव यथास्थित ऐसे द्वीप समूह अभिकरणों या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की संहिता पर संबंध में किसी नियम या विनियम को लागू होने पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये चीज भी बता दी है यहाँ। चलिए अब हम परिभाषाओं की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ आज डिग्री के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है और यहाँ से क्वेश्चन मतलब बनना पक्का, ये पक्का है। ठीक है, तो चलिए धारा 2(1) के अंतर्गत किसकी परिभाषा दी है, तो आपको फट से क्लिक होना चाहिए कि धारा 2(1) के अंतर्गत संहिता की परिभाषा दी हुई है। और संहिता के अंतर्गत क्या आते हैं, नियम। ये हम जो कोड पढ़ रहे हैं कोड, इस कोड के अंतर्गत क्या आते हैं, नियम आते हैं। ठीक है, इतनी चीज याद रख लीजिए। अब डिग्री की परिभाषा अगर बात करें तो डिग्री की परिभाषा को आप बहुत शानदार तरीके से याद कर ही लीजिएगा। इसके वर्ड, इतने वर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज और याद रखने वाली है कि इसको आपको पार्ट में डिवाइड कर करके पढ़ना है जिससे कि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। ठीक है, देखिए डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, डिग्री न्याय निर्णयन की एक ऐसी प्रारूपिक अभिव्यक्ति से अभिप्रेत होता है। पहले मैं इसकी वर्डिंग में ना जाते हुए आपको नॉर्मली समझा देता हूं कि डिग्री होती क्या है। डिग्री क्या होती है कि देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अगर कोई कार्यवाही की जा रही है, अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कोई कार्यवाही। ठीक है, तो यहाँ कार्यवाही में मैंने सिविल प्रक्रिया संहिता को इंक्लूड कर दिया है। तो ऐसी कार्यवाही जब सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत की जाए और जब न्यायालय के द्वारा उसको फाइनलाइज कर जो निर्णय सुना दिया जाता है, उस निर्णय के अनुसार जिस प्रकार से जो डिग्री तैयार की जाती है वह एक प्रारूप जो तैयार किया जाता है उसी का नाम क्या होता है, डिग्री होता है। ठीक है, इतनी सी चीज है। परंतु हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हमें इसकी परिभाषा किस तरीके से याद रहना चाहिए, तो जैसी कि धारा 2 के अंतर्गत लिखी हुई है उसी की जैसे। तो देखिए डिग्री क्या है, न्याय निर्णयन की एक ऐसी प्रारूपिक अभिव्यक्ति से अभिप्रेत होती है जो जहां तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, मतलब कि जो न्यायालय उसको अभिव्यक्त कर रहा है उससे संबंधित है, बाद के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से क्या कर देती है, अवधारण कर देती है। क्या कर देती है, अवधारण कर देती है। अब यहाँ पर बात आती है कि
क्या डिक्री प्रारंभिक हो सकती है? क्या बिल्कुल हो सकती है। तो डिक्री जो है ना प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है। ठीक है, अब यहीं पे हम 2-3 चीजें और चर्चा कर लेते हैं कि डिक्री प्रारंभिक कब होती है और अंतिम कब होती है। ये वाली बात कहाँ पर बताया गया है? तो ये वाली बात जो है ना ये स्पष्टीकरण में बताई गई है। अब भी हम आगे आगे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? डिक्री से न्याय निर्णय की ऐसी प्रारूपिक अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है जो जहां तक कि वो उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, बाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से, एक निश्चायक रूप से मतलब फाइनलाइज्ड रूप से, निश्चायक रूप से क्या कर देती? अवधारण करती है। वह या तो क्या हो सकती है? प्रारंभिक भी हो सकती है और वो या तो अंतिम भी हो सकती है। अब यहाँ पर 2 विशेष चीजें हमें याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या चीज आती है? तो 2 चीज इसके अंतर्गत आती है, वो कहां पर बता दिया है? इस पार्ट में बता दिया है। और क्या चीज इसके अंतर्गत नहीं आती है वो इस पार्ट में बताया गया है। तो क्या चीज इसके अंतर्गत आती है? तो जब किसी वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाता है तो वो भी क्या होती है? वो भी क्या होती है? डिक्री ही होती है। क्या होती है? डिक्री ही होती है। क्यों होती है डिक्री? वाद पत्र को नामंजूर किया जाना, ये कहां पर दिया हुआ है? सबसे पहली बात तो ये कि ये ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत ये चीज बताई गई है, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। अब यहाँ बात आती है कि भाई वाद पत्र को नामंजूर किया क्यों जाता है? क्यों किया जाता है? कोई वाद पत्र नामंजूर इसलिए हो जाता है कि वो इस संहिता के अधीन बताए गए उन 6 प्रावधान जो कि ऑर्डर 7 नियम 11 के अधीन दिए हुए हैं उसका फॉलो नहीं करती है। उसका जो फॉर्मेट दिया हुआ है कि उसको एक वाद पत्र को किस तरीके से होना चाहिए, एक वाद पत्र को किस तरीके से किस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसके जो प्रावधान है उस पर खरा नहीं उतरती है। इसलिए वो क्या हो जाता है? वाद पत्र नामंजूर हो जाता है। और जब वाद पत्र नामंजूर हो जाता है तो वो क्या हो जाती है? उसी को क्या कहते हैं? डिक्री कहते हैं। उसको भी क्या कहते हैं? डिक्री कहते हैं। ठीक है, तो वाद पत्र नामंजूर इसलिए हो जाता है कि उसमें सही से वाद कारण नहीं लिखा हो, या फिर उसमें जो वैल्यू लिखना चाहिए था, जो वाद की वैल्यू लिखना चाहिए था, जो भी वाद कारण की जो वैल्यू लिखना चाहिए था वो सही से नहीं हुई है, या वो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड तो है परंतु उसमें वैल्यू सही नहीं है। ठीक है, या फिर विधि के उल्लंघन करने वाली है। तो इन प्रकार के कारणों से वाद पत्र नामंजूर कर देता है न्यायालय। तो ये भी क्या होती है? डिक्री होती है। एंड दूसरा वाला चीज है कि धारा 144 में किसी भी प्रश्न का अवधारण इसके अंतर्गत आता है। तो धारा 144 में क्या दिया हुआ है? प्रत्यय स्थापन दिया हुआ है ना। तो प्रत्यय स्थापन दिया हुआ है, वो भी क्या होता है? वो भी एक डिक्री ही होती है। परंतु डिक्री क्या नहीं होती है? तो ना तो कोई भी ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील जो है ना आदेश की अपील की भांति होती है, वो डिक्री नहीं होती। तो ना तो ऐसा कोई न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, ना व्यतिक्रम के लिए खारिजी का कोई आदेश आएगा। अगर कोई चीज अनवांटेड चीज थी तो वहां पर न्यायालय ने क्या कर दिया? उस व्यतिक्रम, उस डिफॉल्ट के कारण क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो खारिजी का आदेश भी डिक्री नहीं होता। ठीक है, तो इतनी सी परिभाषा एक डिक्री की हमें बताई गई है। ठीक है, तो बहुत सिंपल परिभाषा है, एक लाइन में आप इसको बार बार दोहराएं, आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगी और बहुत ही बार पूछी जाती है पेपर में अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पर अगर बात करें तीसरी पॉइंट एक जो हमने ऊपर छोड़े थे कि प्रारंभिक और अंतिम कैसे होती है डिक्री, तो बिल्कुल देखिए प्रारंभिक और अंतिम कब होती है? तो प्रारंभिक तब होती है जब बात को पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने के आगे और भी कार्रवाई की जानी है। जैसे कि न्यायालय में भी बात चल रहा है, ये बात चल ही रहा है, परंतु अभी यहाँ पर इसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। इस बीच में इसमें न्यायालय के द्वारा एक प्रारंभिक डिक्री जो निकाली गई है, इस प्रारंभिक डिक्री को निकालने का मतलब ये नहीं हो गया कि ये डिक्री, ये निर्णय न्यायालय ने निर्णय सुना दिया, फाइनल कर दिया। अभी इसके बीच में जो कार्रवाई अभी बाकी है ना, उसके पूर्व जो डिक्री पारित की जाती है उसको बोला जाता है प्रारंभिक डिक्री। परंतु यहाँ पर इसका कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो डिक्री पारित की जाती है वो होती है अंतिम डिक्री। ठीक है, तो पूर्णतः फाइनलाइज्ड करने के लिए जब ऐसा न्याय निर्णय बाद को पूर्ण रूप से निपटा डालता है तो वहां पर भागतः प्रारंभिक और भागतः अंतिम, ठीक है, तो वो निपटा देता है, तो वो क्या होती है? अंतिम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है कि तीसरी चीज भागतः प्रारंभिक और भागतः अंतिम भी यह हो सकती है। तो भागतः प्रारंभिक और भागतः अंतिम भी यह डिक्री हो सकती है। इतनी चीज सी है। तो डिग्री की परिभाषा आपको आई थिंक समझ में आई होगी। हम धीरे धीरे पूरी परिभाषाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।